अभी तक हम लोग गद्य का लेसन प्लान पढ़ चुके थे। गद्य के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हिंदी पाठ्य योजना पद। ध्यान देना हमको यह है कि जो लेसन प्लान रहेगा उस लेसन प्लान में जैसा गद्य का बनाए हैं वैसा ही पद्य का भी बनेगा, लेकिन गद्य से पद्य के लेसन प्लान में परिवर्तन करने में जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये है कि शब्दों के हेर फेर पर। तो कहां कहां पर क्या क्या परिवर्तन हम करेंगे कि वो जो फॉर्मेट या जो प्रारूप हम लोगों ने गद्य में अपनाया है वह गद्य का प्रारूप पद्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो अर्थात गद्य के प्रारूप को पद्य के प्रारूप में परिवर्तन करने में कहां कहां महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। यदि उन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, हिंदी की पाठ्य योजना में गद्य की पाठ्य योजना से पद्य की पाठ्य योजना में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदी पाठ्य योजना पद्य में। सर्वप्रथम जब गद्य की पाठ्य योजना हम लोग बनाए थे तो सर्वप्रथम 8 बिंदु हम लोगों ने लिखा था। सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिखा था कि विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, ऐसे ही सब लिखा था। अंतिम में क्या हम लोगों ने लिखा था, प्रकरण। आप ध्यान दीजिए कि वहां पर एक शब्द आया था उपविषय। उपविषय जब हम आपको गद्य की पाठ्य योजना बता रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि विषय तो हिंदी रहेगा ही, लेकिन उप विषय में क्या होगा, 3 चीज हमने बताया था वहां पे आप लोगों को, एक गद्य, एक पद्य और एक व्याकरण। तो पहला परिवर्तन जो होगा वो पहला परिवर्तन क्या होगा, उप विषय के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, पद। पहला परिवर्तन ये परिवर्तन हो गया। इसका मतलब कि आप स्टार्टिंग में यहां पर परिवर्तन करेंगे तो आपकी जो पाठ्य योजना है वो गद्य की पाठ्य योजना क्या हो गई, पद। नेक्स्ट दूसरा परिवर्तन हमको किसमें करना है, उद्देश्य में। किसमें करना है, उद्देश्य में। आप लोगों को याद होगा कि उद्देश्य में हमने जब गद्य की पाठ्य योजना आप लोगों को बताई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि एक फार्मूला बना के दिया था। उस फार्मूले में हमने कहा था कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये 3 क्षेत्र हैं। आप देखिएगा उसमें हमने आपको बताया था कि जब गद्य का पाठ्य योजना रहेगा तो ज्ञानात्मक 2, भावात्मक 1 और मनोगत्यात्मक 2 होगा। लेकिन जब हम पाठ्य योजना बनाएंगे पद्य का तो पद्य के पाठ्य योजना में यहाँ पर ज्ञानात्मक क्या हो जाएगा, 1, भावात्मक 2 और मनोगत्यात्मक 2। अर्थात जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य में हमने आपको कहा था कि कम से कम आप 5 उद्देश्य बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 5 उद्देश्य। 5 उद्देश्य इस प्रकार रहेंगे। पहला आपका होगा ज्ञानात्मक, दूसरा आपका होगा भावात्मक और ये तीसरा आपका होगा मनोगत्यात्मक। तो दूसरा मतलब सेकंड, पहला परिवर्तन क्या होगा, उपविषय में। दूसरा परिवर्तन कहां पे होगा, उद्देश्य में। उद्देश्य में जब अगर गद्य का बनाएंगे तो ये ज्ञानात्मक 2 हो जाते हैं। यहां पर ज्ञानात्मक 2 के जगह पर हम जब पद्य में आ गए तो 1 हो गया, भावात्मक जो वहां पर 1 था यहां पर क्या हो गया, 2। हमने एक चीज और भी बताई थी वहां पर कि मनोगत्यात्मक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे व्याकरण हो, सब में सेम रहेगा। परिवर्तन किसमें है, केवल यहाँ पर ज्ञानात्मक और भावात्मक के क्षेत्र में। तो मतलब दूसरा परिवर्तन यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद उद्देश्य के बाद आप लोग वहां पर गद्य में जब गद्य की पाठ्य योजना आप लोग बनाए थे तो उसके बाद आप लोगों ने लिखा था प्रस्तावना। प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज जैसे प्रस्तावना आप बनाते हैं वैसे बनाएंगे। प्रस्तावना के बाद अगला स्टेप आप लोगों ने लिखा था, अरे प्रस्तावना के पहले आप लोगों ने लिखा था पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं, प्रस्तावना में भी कोई परिवर्तन नहीं। प्रस्तावना के बाद अगला चीज आप लोगों ने लिखा था उद्देश्य कथन। क्या लिखा था, उद्देश्य कथन। यहां पर परिवर्तन करना होगा। तो यहां पर परिवर्तन क्या होगा, आज हम लोग उसको देख रहे हैं कि आज हम लोग
कबीर के दोहे, कबीर के दोहे नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। रसास्वादन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि आज हम लोग जैसे जो भी पाठ का नाम हो, नामक पाठ का हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पर, अध्ययन करेंगे। क्या लिखा था, अध्ययन करेंगे। लेकिन जब पद्य की पाठ योजना रहेगी तो अध्ययन शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, रसास्वादन, क्योंकि पद्य में हम क्या चीज प्राप्त करते हैं, रस। और जब हम गद्य का हम क्या करते हैं, अध्ययन, हम वहां पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये चीज करते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं, रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, अनुभूति लेते हैं, आत्मानुभूति लेते हैं, ये चीज लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट परिवर्तन कहां पर होगा, उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन में हम लोग क्या करेंगे, जो शब्द हम लोगों ने वहां पर लिखा था अध्ययन करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रसास्वादन करेंगे। नेक्स्ट हमारा परिवर्तन कहां पे होगा, हम लोग नेक्स्ट में चल रहे हैं आगे। अगला परिवर्तन जो है वह अधिगम व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों ने कितना बनाया था, 4 कॉलम बनाए थे। चार कॉलम आप लोगों ने बनाया था। पहला कॉलम में कौन क्या था, छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया। दूसरा में था छात्र क्रिया। तीसरा था आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु। और चौथा था आपका विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। ठीक, अब देखिए अगला परिवर्तन कहां पे होगा। यहां पर हम लोगों ने उसमें लिखा था कि आज हम लोग प्रस्तुत नहीं, आज हम लोग नहीं, छात्राध्यापक प्रस्तुत पद्यांश का लय व स्वर के रूप में आदर्श वाचन करेगा। ठीक, तो आप देखिए परिवर्तन कहां पे हुआ। वहां पर हम लोगों ने लिखा था छात्राध्यापक प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश की जगह पर यहां पर क्या हो गया, पद्यांश का। वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, आरोह अवरोह। यहां पर क्या बदल गया, लय व स्वर। तो मतलब परिवर्तन यहां पर हुआ, परिवर्तन यहां पर हुआ। ये सेकंड परिवर्तन इसमें यहां पर होगा। हम गद्यांश की जगह पर पद्यांश लिखेंगे और लय व स्वर लिखेंगे, क्योंकि जब पद्य आप पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं तो कविता कभी भी सपाट रूप में अगर पढ़ी जाती है तो वो चीज किसी को भी रुचिकर नहीं लगती है। क्योंकि हम लोगों ने उद्देश्य कथन में क्या लिखा था कि हम रसास्वादन करेंगे, हम रस लेंगे।
तो रस की अनुभूति तब आएगी जब किसी भी कविता को लय व स्वर के रूप में सुनोगे आप। जैसे आप लोग फिल्मी गाना सुनते हो या भजन सुनते हो, तो उसमें जब लय और उतार चढ़ाव जिसमें आपके मन के अनुसार होता है, वह चीज आपको क्या लगती है? अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, आपको रस मिलता है, आनंद मिलता है, अनुभूति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज दिया जाएगा। बाकी चीज सेम होगी वैसे ही जैसे गद्य में है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे गद्य में हम लोगों ने छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण बिंदु में जो भी आपके पद्य है, पद्यांश है, उस पद्यांश का स्टार्टिंग, जैसे कबीर का अगर दोहा है तो स्टार्टिंग और लास्ट, और विधि प्रविधि में यहाँ पर क्या है, आदर्श वाचन, आदर्श वाचन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट के अंतर्गत क्या आता है, छात्राध्यापक, छात्राध्यापक कतिपय छात्रों को लय व स्वर के क्रम में अनुकरण वाचन हेतु निर्देश देगा। यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने वहां पर क्या लिखा था, आरोह अवरोह, यहां पर क्या हो गया, लय व स्वर। ठीक, तो कहने का अर्थ क्या है कि कहां कहां पे परिवर्तन करना है, ये चीज केवल हम देख रहे हैं। ऐसे परिवर्तन यदि आप कर देंगे तो आपकी गद्य की पाठ्य योजना पद्य की पाठ्य योजना बन जाएगी, पद्य की पाठ्य योजना गद्य की पाठ्य योजना बन जाएगी। ये चीज आपका क्या है, आदर्श वाचन के बाद अगला क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के बाद अगला जो आपका टॉपिक आया था, वहां पर हम लोगों ने लिखा था कि छात्राध्यापक प्रस्तुत पद्यांश में आए हुए, छात्राध्यापक प्रस्तुत पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा। यहां पर परिवर्तन कहां पे है, वहां पर गद्यांश हम लोगों ने लिखा था, यहां पर क्या होगा, पद्यांश, और कहीं पे कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, शेष एज इट इज। ये आपका क्या हो गया, काठिन्य निवारण, और ये आपका क्या हो गया, त्रुटि संशोधन विधि। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि जहां जहां पे परिवर्तन करना है वो स्थान हम आपको बताते जा रहे हैं कि कहां कहां पे परिवर्तन करना है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है पूर्व ज्ञान के प्रश्न। तो पूर्व ज्ञान के प्रश्न में भी कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। पूर्व ज्ञान के प्रश्न के बाद अगला स्टेप क्या आता है, संदर्भ। तो संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन करना होगा, संदर्भ का परिवर्तन हम लोग यहां पर देखेंगे। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक
पुस्तक के नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता जी हैं। अब देखिए परिवर्तन कहां कहां पे हुआ। पहला परिवर्तन वहां पर गद्यांश था, यहां पर क्या हो गया पद्यांश। फिर पठित पाठ पुस्तक, वैसे ही पाठ्य पुस्तक का जो भी नाम है नाम आप लिखेंगे, ये पाठ कौन सा पाठ है पाठ का नाम लिखेंगे। अगला परिवर्तन हुआ रचयिता, वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था लेखक, यहां पर क्या होगा रचयिता। तो ये परिवर्तन अगला परिवर्तन होगा किसमें संदर्भ में। किसमें होगा संदर्भ। संदर्भ में परिवर्तन के बाद प्रसंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रसंग के बाद जो अगला चीज आप लोगों ने वहां पर लिखा था व्याख्या, क्या आप लोगों ने लिखा था व्याख्या। तो व्याख्या में एज इट इज व्याख्या तो लिखेंगे वहां पर, लेकिन यहां पर आप क्या लिखेंगे भावार्थ। क्या लिखेंगे भावार्थ या अर्थ, जो भी आप सुटेबल समझें, जो भी आपको याद हो। वहां पर जो व्याख्या आप लिखते थे शिक्षण बिंदु में, मतलब यहां पर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां पे होगा शिक्षण बिंदु में। अगला जो टॉपिक आपका आएगा वहां पर आप क्या लिखेंगे भावार्थ। ठीक, तो भावार्थ आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद भावार्थ के बाद आप क्या लिखते थे, अगला आपका आता था यहां पर कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ एज इट इज रहेगा। शब्द विलोम आपका आता था, शब्द विलोम भी एज इट इज रहेगा। पर्यायवाची भी वैसे रहेगा। पर्यायवाची के बाद अगला चीज आपका आता था वहां पर समास। क्या आता था समास। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल जब गद्य की पाठ्य योजना आपको बताई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पे गद्य और पद्य का आकलन हम करते हैं। तो गद्य में क्या होता था, गद्य में दो चीज आती थी। एक चीज आपका आता था समास और दूसरा चीज आपका आता था मुहावरा। क्या आता था मुहावरा। ये गद्य में जो समास और मुहावरा आता था वो चीज यहां पर बदल के क्या हो जाएगा रस, और दूसरा चीज क्या हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा अलंकार। याद रखिएगा इसमें क्या आएगा रस और अलंकार। अब कैसे आप इसको लिखेंगे, तो वहां पर ये चीज लिखेंगे कि जैसे आपका लिखेंगे यहां पर पद और रस। अब पद के अंतर्गत जहां पर जो शब्द में के माध्यम से जिस रस का बोध होता होगा उसको यहां पर आप क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। उसको यहां पर क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अंडरलाइन करने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये शब्द में इन रस का बोध होता है। ये चीज ऐसे ही अलंकार में भी जब आप आएंगे तो वहां पर आप लिखेंगे पद्य और अलंकार। पद्य और अलंकार। तो जो जो अलंकारिक शब्द होंगे उन अलंकारिक शब्द को आप क्या करेंगे यहां पर अंडरलाइन करेंगे। तो इस प्रकार जब आप यहां तक परिवर्तन आप कर लेंगे तो इतने परिवर्तन के माध्यम से आपकी जो गद्य की पाठ्य योजना है वो गद्य की पाठ्य योजना पद्य की पाठ्य योजना में परिवर्तित हो जाएगी। बस इतना बिंदु पर आपको परिवर्तन वहां पर करना होगा। बाकी जब सेकंड अनुमिति आएगी, दूसरी अनुमिति आएगी, दूसरी अनुमिति में भी ऐसे ही आपको परिवर्तन करना हो। कहां कहां आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, त्रुटि संशोधन विधि, फिर इसके बाद आपका
क्या कहते हैं संदर्भ तो लिखना ही नहीं है। फिर इसके बाद आपका आएगा जहां व्याख्या लिखते थे वहां पर आप क्या लिखेंगे, भावार्थ या अर्थ। और इसके बाद जो समास और मुहावरा था, समास और मुहावरा नहीं रहेगा इसमें, उसके जगह पर आ जाएगा रस और अलंकार। तो इस प्रकार आप हिंदी की पाठ्य योजना में पद की पाठ्य योजना इस प्रकार आप बनाएंगे। धन्यवाद।